बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी बसंती। कमरे की खुली खिड़की से धूप धीरे धीरे अंदर आने लगी थी। अपना दायरा बढ़ाकर धूप ने मुझे छुआ तो एहसास हुआ कि कई घंटों से मैं बिस्तर पर बैठी हुई हूं। चेहरे पर पड़ती रोशनी पिछली रात की कहानी चीख चीख कर कह रही थी। दाईं आंख की सूजन पर उंगली फिराते हुए अंदाजा लगा रही थी कि इस बार कितना वक्त सबसे छिपकर घर में रहना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन। सोच ही रही थी कि बगल में रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। 12 बज गए। मैंने हड़बड़ाहट में फोन उठाया। हाँ जी, ठीक है। फोन कट गया। मुदित थे, मेरे पति। वो रोज ठीक 12 बजे फोन करके बताते थे कि 2 बजे लंच में बनाकर उनके लिए क्या भेजना है। सुबह से एक शब्द भी नहीं बोली थी मैं। दर्द हो रहा था बोलने में। लेकिन मुदित का फोन न उठाने पर जो तूफान आता था, इस वक्त वो बर्दाश्त करने की हालत नहीं थी मेरी। जितना पुराना रिश्ता मेरा और मेरे पति मुदित का था, इन चोटों से भी लगभग तभी का रिश्ता था मेरा। मुदित तमाम एजुकेशनल डिग्रियों के मालिक, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अफसर, अपनी सोसाइटी में एक इज्जतदार नाम थे। उनके 7 कमरों, 1 हॉल और 1 गार्डन वाले शानदार घर को एक परफेक्ट पत्नी चाहिए थी, जो मैं थी। लेकिन उसके आगे मुदित की प्लानिंग बिगड़ गई। मेरी एक के बाद एक 2 बेटियां हुई और मुदित को सिर्फ बेटे का पिता बनना कबूल था। बच्चियों की पैदाइश के बाद वो अक्सर बहानों से मुझ पर अपना गुस्सा निकालते रहते। मेरी 8 साल की बड़ी बेटी श्रुति वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी, लेकिन 4 साल की छोटी बेटी पाखी बहुत मासूम थी। उसी के स्कूल के एडमिशन के लिए कल रात मुदित से कहा था, देखेंगे। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया तो मैंने तुरंत कहा था, लेकिन लास्ट डेट है कल। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुझको घूरा था। मैंने धीमे से कहा था, सुनो, थोड़ी सी लापरवाही से पाखी का साल वेस्ट हो जाएगा। बस मेरा इतना कहना मुदित को नागवार गुजरा। उनकी निगाह में ये जबान लड़ाना था और इसकी सजा मुझे दी गई, जिसके नीले नीले दर्द भरे निशान पूरे शरीर पर मौजूद हैं। मैं सूजी हुई आंख पर ऑइंटमेंट लगा ही रही थी कि पाखी ने मेरी साड़ी का किनारा खींच लिया। मम्मी, गेट पे एक आंटी आई हैं। उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा। कौन है पाखी? मैंने ऑइंटमेंट दराज में रखते हुए पूछा। बसंती, उसने कहा तो ऑइंटमेंट मेरे हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई। बसंती? वो कैसे आ सकती है? मुझे लगा पाखी को कोई गलत फहमी हुई है। बसंती तो कितने साल पहले सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। मैंने खुद जाकर देखना चाहा। जैसे तैसे स्लीपर्स में पैर घुसाए और तेजी से बाहर आने लगी। तभी पैर ठिठक गए। लगा ड्रेसिंग टेबल का शीशा मुझे घूर रहा है। चेहरे पे पड़े चोट के निशान मुंह चिढ़ाने लगे। बिखरे उलझे बाल मेरा मजाक बनाने लगे। मैं वहीं दम से बैठ गई। इस हालत में कैसे करूंगी दुनिया का सामना? मालूम नहीं कितनी देर तक मैं बिस्तर पर बैठी रही, एक टक आईने में खुद को देखते हुए। फिर मेरी बेटी पाखी के चिल्लाने की आवाज आई तो कुछ होश आया। वो दरवाजे पर खड़ी बेतहाशा चिल्ला रही थी, मम्मी, बसंती आंटी बुला रही हैं। मम्मी, मम्मी, सुनो। मैं खुद को और रोक नहीं पाई। अगर वो बसंती ही थी तो मुझे उससे मिलना था। हड़बड़ाहट में मैं नंगे पैर ही सीढ़ियां उतर आई। सीढ़ियां उतरकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो वो मेरे सामने थी। सूती हरी साड़ी, हाथ में लाल हरी चूड़ियां और चेहरे पर वही मुस्कुराहट लिए जो 5 साल पहले उसके चेहरे की पहचान थी। बसंती से पहली मुलाकात इसी दहलीज पर हुई थी। तब उसकी उम्र काफी कम थी। दीदी, घर के काम कराओगी? उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा था। बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ दीदी, कसम से। एकदम शिकायत नहीं होगी तुमको, सच्ची। बसंती नाम था उसका। मैं खामोशी से खड़ी उसे जज कर रही थी।
उसका इतना ज़्यादा बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ औरतों का इतना बोलना असभ्य माना जाता था। लगा उसको चलता कर दूं। लेकिन उन दिनों मेरे घर का ख्याल रखने वाली हमारी बाई काम छोड़कर जा चुकी थी। मुझे घर में मदद की शदीद ज़रूरत थी। मदद का हुक्म था कि 2-4 दिन में नई काम वाली रख ली जाए। उनसे घर में धूल का एक भी खतरा बर्दाश्त नहीं होता था। हफ्ता 10 दिन गुजर चुके थे। अब किसी भी दिन मदद का गुस्सा उतर सकता था। मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, लेकिन शक यह भी था कि ये लड़की घर संभाल भी पाएगी। मैंने आखिरकार बसंती को काम पर रख लिया और सोचा कि जब तक कोई और नहीं मिलती इसी से मदद ली जाए। बसंती ने काम के शुरुआती दिनों में ही मेरा शक दूर कर दिया। वो भले ही दिखती 19-20 साल की अल्हड़ लड़की थी, लेकिन बहुत करीने से काम करती थी। गजब की फुर्ती थी उसमें और उतनी ही सलाहियत भी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। हमेशा चटक रंग की कलफ लगी सूती साड़ी, कलाइयों में लाल हरी चूड़ियां। उनके बारे में उसने खुद ही बताया था, बहुत शुभ होती है दीदी। मेरी अम्मा ने कहा था सुहाग की निशानी है। तुम नहीं पहनती दीदी? उसके इस सवाल पर मैंने अपनी कलाई छिपा ली थी। मेरी कलाइयों में चूड़ियों से ज्यादा मुदित की जोरदार पकड़ के निशान थे। बसंती सुबह 7 बजे आ जाती और शाम 6 बजे तक घर के कामों में लगी रहती, लेकिन इसके बावजूद उसकी करीने से गूंथ कर बनाई गई चोटी ढीली नहीं पड़ती। उसका चेहरा इतना खिला रहता कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखे तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स उससे आंख चुराते। बसंती का पति शंभू पास के ही घर में माली का काम करता था। वो जब भी अपने पति शंभू का जिक्र करती उसकी आंखें मुस्कुरा उठती। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगते। पता नहीं क्यों ऐसे मौकों पर मुझे उससे बेवजह चिढ़ होने लगती। मैं उसका काम बढ़ा देती। बसंती आज गार्डन भी साफ कर देना, बसंती आज छत धो देना। लेकिन मेरी तमाम कोशिशें बेअसर हो जाती। बसंती हर काम ठीक है दीदी कह के निपटा देती। कभी महसूस किया है आपने, जब आप उदास होते हैं तो खुशमिजाज लोगों को देखकर अजीब सी जलन होती है? बसंती को देखकर मुझे ऐसी ही जलन होने लगी थी। उन दिनों अगर कोई मेरी जिंदगी की तस्वीर बनाता तो वो इतनी खूबसूरत और रंगीन होती कि खुद मैं उसे न पहचान पाती। कैसे पहचानती? मेरी जिंदगी दूसरों को जैसी दिखती थी वैसी थी थोड़े। मेरे ऑफिसर पति, बड़ा घर, अलमारी में सजी दर्जनों सिल्क, कांजीवरम और शिफॉन की कीमती साड़ियां, लॉकर में रखे लाखों के जेवर, इकलौती बच्ची। मेरी माँ अक्सर रिश्तेदारों से कहती, रानी बनकर रहती मेरी बेटी। पर सच सिर्फ मैं जानती थी। वहीं बसंती, उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। न उसका पति किसी बड़े ओहदे पर काम करता था, न उसके पास कीमती कपड़े, न जेवर थे, न ही अपना घर। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जो सुकून दिखता था उसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। बसंती को काम करते करते कुछ महीने ही हुए थे कि इस बीच में दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उसे मालूम हुआ तो जाने कौन सा तावीज उठाकर मेरे लिए ले आई। दीदी गले में बांध लो, बुरी नजर नहीं लगेगी। मैंने उसको झड़क दिया, ये जाहिलों वाली बात मेरे सामने मत किया करो तुम। वो वहीं मेरे पैरों के पास बैठ गई। दीदी सच्ची, देखो मैंने भी गले में बांधा है। मैं श्रुति की चोटी बना रही थी। मेरे हाथ रुक गए। तुम भी प्रेग्नेंट हो? मैंने पूछा तो शर्माते हुए वो अपनी साड़ी के पल्ले का किनारा उंगली में लपेटने लगी। क्या इत्तेफाक था। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी और बसंती की जिंदगी की तुलना कर रही थी और अब हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थे। हालांकि ये बात सुनकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। मैं मुस्कुराई तक नहीं, पर बसंती को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन से वो मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगी। कभी आम पन्ना बनाकर ले आती तो कभी मेरे सूजे हुए पैरों के लिए लहसुन डालकर तेल गरम कर लाती। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम दोनों के चेहरों के रंग अलग अलग होने लगे थे। मेरा चेहरा पीला पड़ रहा था, बसंती का गुलाबी। मैं डरती थी मुदित की धमकियों से कि दोबारा बेटी होने पर वो मुझको सबक सिखाएंगे। लेकिन बसंती की खुशी छिपाए नहीं छिपती थी। कभी क्रोशिया से छोटे छोटे मोजे बुनकर दिखाती तो कभी हॉस्पिटल के चेकअप की रिपोर्ट। ऐसे मौकों पर मुझे उससे और चिढ़ होती। वो कैसे इतनी खुश रह सकती थी? उसे आसपास देखने से मुझे अपनी जिंदगी और खाली खाली लगने लगी। एक रोज मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो इसको नौकरी से मैं हटा दूंगी।
पर किस्मत को मेरी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। इससे पहले कि मैं उसे घर से निकाल पाती, एक बार फिर मुदित का कहर मुझ पर टूट पड़ा। उस रोज मेरी आंख लग गई थी और मैं मुदित का कॉल रिसीव नहीं कर पाई। उस दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। मुदित जब भी मेरे साथ मारपीट करते थे, मैं दुनिया से छिपा लेती थी। डरती थी कि लोग मेरी ही कमी निकालेंगे। शर्मिंदगी होती थी अपनी हालत पर, लेकिन उस दिन बसंती से कुछ नहीं छुप पाया। मैं उससे आंख बचाते हुए घर के काम करवा रही थी। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, पर जाने कैसे उसकी नजर मेरी चाल पर पड़ गई। अरे दीदी, पैर की सूजन बढ़ गई क्या? ठीक से चल क्यों नहीं रही? मेरे लाख मना करने पर भी वो लहसुन को तेल में गर्म करके ले आई। लाओ दीदी, मालिश कर दूं, कहते हुए उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने पैर छुड़ाने की कोशिश की, उसने जिद की और इसी जिद में उसने मेरे पैर पर आई चोट के लाल लाल निशान देख लिए। इतना डर मुझे ये चोट मिलते हुए नहीं लगा था जितना बसंती के सामने आने पर लगा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चुपचाप मेरे चेहरे पर लगे और निशानों को देखती रही। उसने कुछ कहा नहीं, न उस वक्त न पूरे दिन। बस घर के काम निपटाने के साथ साथ मेरे चेहरे की बर्फ से सिकाई की, पैर की चोट पर कोई लेप पीस कर लगाया। मुझे डर था कि वो मुझसे हमदर्दी जताएगी, मैं उससे छोटा महसूस करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे मेरे सबसे बड़े डर से बचा लिया। उस दिन के बाद से मेरी नजरों में बसंती की जगह बदल गई। उससे नाराज होने, उससे नफरत करने की कोशिशों को विराम लग गया। सब कुछ अपने आप हुआ था। अचानक उसका बहुत बोलना, अपनी और शंभू की बातें करना, काम के बीच श्रुति के साथ खेलना और काम करते करते धीमे से गुनगुनाना मुझे खलना बंद हो गए। अब मैं अक्सर उससे बात करते हुए मुस्कुरा देती, उसके काम की तारीफ भी कर देती। अनजाने में ही वो मेरी राजदार हो गई थी। हालांकि हमने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मुझे महसूस होता था कि वो मेरा दर्द समझने लगी थी। कभी कभी जब मुदित शहर से बाहर जाते थे तो मैं बसंती से कहती कि वो हमारे घर में ही सो जाए। हम देर रात तक जागे रहते और खूब बातें करते। मैं उसकी दुनिया की कहानियां सुनती तो मुझे अपनी दुनिया की घुटन कम लगने लगती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी का केंद्र अब सिर्फ मुदित, श्रुति और मेरा अजन्मा बच्चा ही नहीं थे। इस केंद्र में बसंती भी समाने लगी थी। उसके एक दिन काम पर आने में देरी हो जाती तो मैं बेचैन हो जाती। वो एक दिन छुट्टी कर लेती तो मुझे लगता कि मेरे हाथों से जिंदगी का कोई सिरा छूट रहा है। पर किसे पता था कि ये सब जल्द खत्म होने वाला है। वो रात आज भी मेरे जहन में ताज़ी है। उस रात मैंने आखिरी बार बसंती को देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुदित और श्रुति सोए हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने बसंती थी। क्या हुआ तुम्हें? उसके बिखरे बाल, उसकी बदहवास शक्ल देखकर मैंने चौंक कर कहा, दीदी मैं जा रही हूँ, आपको बताने आई थी बस। उसने रुआंसी होकर कहा और दरवाजे पर ही बैठ गई। बहुत पूछने पर मालूम हुआ कि उसका पति शंभू ये पता लगाने की जिद कर रहा है कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। उसे बेटा चाहिए था, बेटी होगी तो। पर यह तो गैर कानूनी है, मैंने कहा। आप इस तरह बच्चे की पैदाइश से पहले पता नहीं लगा सकते। मुझे ये सब नहीं मालूम दीदी, पर उसने ये बात सोची कैसे? मेरे बच्चे को मार देगा? बसंती के चेहरे पर गुस्सा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अफसोस जताने की कोशिश की। यही सीखा था मैंने जिंदगी से, किस्मत पर रोना, अफसोस करना। लेकिन शायद बसंती की जिंदगी की सीख कुछ अलग थी। उसने अपने बिखरे बाल समेटते हुए कहा, मुझसे झगड़ा कर रहा था दीदी, मैंने भी धक्का दिया और घर छोड़ के भाग आई। एक मिनट, भाग गई मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। उसने दरवाजे का सहारा लेकर उठते हुए कहा, मैं नहीं रहूंगी इतने खराब आदमी के साथ, जा रही हूं गाँव। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बसंती एक बार और सोच ले, 5 महीने की प्रेगनेंसी में कहाँ भटकेगी। पर वो जिद्दी थी, जाने लगी। फिर अचानक पलटी, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, दीदी आप भी भाग जाओ। क्या? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कहा है। साहब मारते हैं ना आपको, भाग जाओ आप भी। ऐसे आदमी के साथ रहने का क्या फायदा?
मैं भड़क गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ये बात सोचने की? मैं शरीफ घर से हूं। हमारे यहाँ तुम्हारी तरह आधी रात को औरतें घरों से भागती नहीं हैं। मेरे होंठ कांप रहे थे। ध्यान ही नहीं गया कि गुस्से में मैं बसंती को कितना उल्टा सीधा बोल गई। मेरी बात सुनकर बसंती कुछ पल मुझे देखती रही, एक टक। वो आंसू जो पहले उसकी आंखों में टिके थे वो मेरी बातें सुनकर बह निकले। इसके बाद वो जो गई वापस नहीं पलटी। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत गए। एक बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई और 2 बेटियों की मां बनकर मैं इस महलनुमा पिंजरे की कैदी बनी रही। आखिरी मुलाकात में जाते जाते बसंती ने मुझसे कहा था कि मैं भी इस पिंजरे से निकल जाऊं, उड़ जाऊं, आज़ाद हो जाऊं। लेकिन एक सभ्य पत्नी, एक सभ्य माँ और एक सभ्य औरत की छवि मेरी आज़ादी पर भारी पड़ गई। 5 साल बाद मैं वहीं थी और आज फिर मैं और बसंती आमने सामने थे। पहचाना दीदी, मैं बसंती, उसने कहा तो मैंने महसूस किया कि ये 5 साल उसकी मुस्कुराहट नहीं छीन पाए। इतने भी साल नहीं हुए कि तुम्हारा चेहरा ही भूल जाऊं, मैंने कहा और कहते हुए जबड़े में हल्का दर्द महसूस हुआ। मैं आह करके रह गई। क्या हुआ दीदी? वो थोड़ा और आगे बढ़ गई। नहीं, कुछ नहीं, बस गिर गई थी। मैंने फिर झूठ बोला, लेकिन मेरी आंखें, वो मेरी आंखों का सच पहचान रही थी। मैंने बात बदलने की कोशिश की। तुम ठीक हो? उस रात के बाद सब ठीक है ना? वो वहीं दरवाजे पर बैठ गई। अरे सब ठीक है दीदी, वापस आ गई हूँ मैं यहीं पर। वो काफ़ी देर तक बताती रही कि कैसे 5 साल पहले उस रात वो अपने गांव चली गई थी। कई साल वहाँ रही, वहीं उसकी बेटी हुई थी। इस बीच शंभू कई बार उससे माफ़ी मांगने आया। अब आकर उसे यकीन आया कि उसका पति सुधर गया है और उसकी बेटी का अच्छा भविष्य शहर के स्कूल में है, इसलिए वो लौट आई। बेला, उसने आवाज लगाई तो बाहर से 4 साल की बेटी दौड़ती हुई आई, हूबहू बसंती की शक्ल। आते ही उसके कंधे पर गलबैयां डालकर झूलने लगी। उसको देखकर ख्याल आया कि उस रोज अगर बसंती मेरी बात मानकर भागी ना होती तो क्या बेला का अस्तित्व होता? दिल में हुक सी थी, काश उस दिन मैंने भी तुम्हारी बात मान ली होती, ये घर छोड़ दिया होता। मैंने धीमे से कहा, इतना धीमे कि शायद बसंती ने सुना ही नहीं। उसी वक्त लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। दीदी फ़ोन बज रहा है, बसंती ने कहा। वो भी जानती थी कि ये फ़ोन उठाना मेरे लिए दुनिया के किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन पहली बार मुझे फ़ोन से भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी लग रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया बसंती, मैंने कहा। क्या किया मैंने? बसंती आज भी उतनी ही भोली थी। कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी नज़र में वो एक जंग जीत कर लौटी योद्धा थी। वो जंग जो मैंने कभी लड़ी ही नहीं थी, बिना लड़े ही कई सालों से हार मान कर बैठी थी। फ़ोन अब भी बज रहा था, लगातार, बार बार, पर फिर भी जाने क्यों इस वक्त डर नहीं लग रहा था। बसंती को अपने सामने देखकर, उसकी कहानी सुनकर लग रहा था जैसे बरसों से मेरे अंदर ठंडा पड़ा लावा धधकने लगा था। अचानक मैं दौड़ी। पीछे से बसंती की आवाज आई, अरे दीदी क्या हुआ दीदी? कुछ ही पलों में मैं हॉल पार करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुंची और एक झटके से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से मुदित चिल्ला रहे थे, गालियां, धमकियां, सबक सिखाने की बातें। रिसीवर कान पर लगाए हुए एक नज़र मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा। मेरे अंदर धधकता ज्वालामुखी फट पड़ा। तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं मेरे पास मुदित, बिजी हूं अभी। खबरदार जो दोबारा इस तरह कॉल किया। और 2 बातें और समझ लो, आज के बाद अगर तुम्हारा ये गंदा हाथ कभी मेरे ऊपर उठा तो एक फ़ोन पुलिस को करूंगी और तुम्हारा सारा अहंकार टूट जाएगा। और हाँ, मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों का तारा हैं। तुम्हें प्यारी ना हो ना सही, लेकिन मेरी दुनिया है वो, और मैं कभी भी अपनी दुनिया को लेकर एक नई दुनिया बसा लूंगी, समझे? मैंने एक बार में कहा और रिसीवर फ़ोन से अलग उठाकर रख दिया। बसंती के पास वापस लौटने के लिए मुड़ी तो देखा कि वो दरवाजे पर ही खड़ी है। वो मुस्कुराई। मेरी आज़ादी के आगाज की खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। इस वक्त वही मेरा आईना थी, वो आईना जिस पर चोट का एक भी निशान नहीं था।
बस इतनी सी थी ये कहानी।